राइट डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे अप्लाइड रिएक्शन एंड प्लांट। तो जी, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ये लैट रिएक्शन का एक स्टेप है जहाँ पर एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, इससे पहले हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे पढ़ा है, तो ये प्लांट में होता है। अब इसका आप लोगों ने सुना है फोटोसिंथेसिस अमल 2 स्टेप में पूरा होता है। एक है लैट रिएक्शन, एक है दूसरा जो है इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो लैट रिएक्शन भी 2 स्टेप में पूरा होता है। इस लैट रिएक्शन का मकसद क्या है? इन 2 रिएक्शन में ये दो स्टेप में ये लैट रिएक्शन पूरा होता है। सही, 2 स्टेप में लैट रिएक्शन पूरा होता है। इसको पहले को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। इसका मतलब ये है कि जी ये लैट रिएक्शन यानी सारे फोटोसिंथेसिस अमल को रास्ता हमवार करता है। मींस कि यहाँ पर एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो यही प्रोडक्ट्स पर यूज होते हैं। एंड डार्क रिएक्शन में फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आते हैं, लैट रिएक्शन जो है 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले को नॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो वो बाद में हम पढ़ेंगे जी। तो आज हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे एंड लैट रिएक्शन ऑफ प्लांट्स। तो इसका डिफाइन हम इस तरह करेंगे जी। इसका डिफाइन इस तरह करते हैं। द स्टेप और phase of light reaction in which when 2 electrons release या go out or release from photosystem that these 2 electrons cannot come back to its photosystem and during this time one ATP and NADPH2 molecules are produced and then its use and डार्क रिएक्शन। अच्छा, इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? इस डिफिनेशन का मतलब क्या है कि जब ये यानी लैट रिएक्शन का वो स्टेप है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए फ्रॉम फोटोसिस्टम से, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा कम बैक नहीं करता, दोबारा नहीं आते। नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है जिसमें एक चीज दोबारा रिपीट हो जाए, तो ये नॉन साइक्लिक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो दोबारा कम बैक नहीं करते, दोबारा नहीं आते उसी प्रोटोसिस्टम को, और इस दौरान जो है एक एटीपी और NADPH2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और यही एटीपी NADPH2 मॉलिक्यूल्स जो है ये फिर यूज होते हैं इन डार्क रिएक्शन। अच्छा, ये इसका डिफिनेशन
साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में क्या होता है कि जी यहाँ पर बनते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल, एक एनएडीपी H2 मॉलिक्यूल, और यही जो प्रोडक्ट्स है फिर यूज होते हैं। दोनों ही के प्रोडक्ट्स नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के दोनों ही जो है प्रोडक्ट, दोनों ही के प्रोडक्ट फिर यूज होते हैं इन डार्क रिएक्शन। कहाँ यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में। अच्छा, ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। देयर are responsible photosynthetic pigments। अच्छा, तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे के लिए जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है। और इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को जी हम फोटोसिंथेटिक, ये रिएक्शन होता है एंड ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैंने लैट रिएक्शन में पढ़ा है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट के में होता है। और इस उसके अंदर जो ग्रेना है इसके अंदर जो है क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इसको हम जी फोटोसिंथेटिक क्लस्टर भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक क्लस्टर भी कहते हैं। क्लस्टर में कहते हैं मजमुए को, क्योंकि इसके फोटोसिस्टम में अंदर बहुत से सारे चीज़ों का मजमुआ होता है। अच्छा, तो फोटोसिस्टम जो है ये दो किस्म के हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, सही, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये दो किस्म के हैं। फोटोसिंथेटिक, ये सारा जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है, ये जो है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। और जो जो हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शन में तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। और यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये दो किस्म के हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिवाइड into two types। ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है, इसको कहते हैं जी हम फोटोसिस्टम 2, जिसका रेंज है 680 नैनोमीटर। अच्छा, ये है फोटोसिस्टम 1, और इसका जो रेंज है वो है 700 नैनोमीटर। अच्छा, जी आप लोगों ने सुना होगा कि जी ये विजिबल जो रेडिएशन है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम्स है, ये जो लाइट एनर्जी है, इसमें जो है 7 कलर होते हैं और हर एक कलर का जो है जो अपना वेवलेंथ होता है, अपना स्पीड होता है। अच्छा, फोटोसिस्टम वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो
उस रेडिएशन को, उस विजिबल स्पेक्ट्रम को, उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसका वेवलेंथ होगा 400 से लेकर कितना 680 नैनोमीटर तक जिसका वेवलेंथ हो। और फोटोसिस्टम 1 जो है, ये जो फोटोसिस्टम 1 है ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उस रंग को एब्जॉर्ब करेगा जिसका वेवलेंथ कितना हो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक हो। तो बस फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 में यही फर्क है। एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी एक दोनों की बराबर नहीं है, डिफरेंट है एक दूसरे से। अच्छा, तो अच्छा, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 में जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो सारा रिएक्शन होता है ये एक खास तरीके से होता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी कॉन्सेप्चुअल जो है आप लोगों को बताऊँगा, डरना नहीं है। और आप एक ही दफ़ा इस लेक्चर को जो है बागौर सुनिए और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई और लेक्चर सुनना या देखना नहीं पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। अच्छा, तो इन दोनों फोटो सिस्टम के मैं फंक्शनल डायग्राम्स बनाऊंगा और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये आपका हो गया फोटो सिस्टम 1, ये आपका हो गया फोटो सिस्टम 2 और ये आपका हो गया फोटो सिस्टम 1। ये दो फंक्शनल डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। अच्छा, सही, ये है फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर और ये है फोटो सिस्टम 1 जिसका है 700 नैनोमीटर। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 को मैं जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। अच्छा, ये है दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। इस नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं जी व्हाट, इस नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स और ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अच्छा, आते हैं फोटो सिस्टम 1 के, तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं इसको हम। अच्छा, तो ये हुआ आपका दो पार्ट्स में डिवाइड, इसको भी हम कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक, अच्छा, एंटीना कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम के एंटीना कॉम्प्लेक्स पे आते हैं कि कौन सी चीज इसमें मौजूद है। इसमें मौजूद है क्लोरोपाइल बी एंड केरोटिनॉइड्स। अच्छा, ये दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स पर आते हैं तो इसमें भी क्लोरोपाइल बी है एंड केरोटिनॉइड्स हैं। अच्छा, रिएक्शन सेंटर पे आते हैं तो रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोपाइल ए है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स हैं
एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी क्लोरोपाइल 1 के रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोपाइल ए है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स है, एंड तीसरा कौन सा चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। अच्छा, तो अब आते हैं कि किस तरह नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो एनएटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल बनते हैं उसको सारा कॉन्सेप्चुअली जो है बताने जा रहे हैं कि किस तरह ATP मॉलिक्यूल बनते हैं और NADPH2 मॉलिक्यूल बनता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली था। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ क्या, सनलाइट। अच्छा, ये है आपका सनलाइट। अच्छा, ये आपका सनलाइट हो गया। जब भी लाइट एनर्जी जो है पड़ती है तो फोटोसिस्टम के एंटेना कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है। तो लाइट एनर्जी में यहाँ पे जाहिर करता हूँ कि ये यहाँ पर एंटेना कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर भी इसके एंटेना कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है। अच्छा, जब लाइट एनर्जी यहाँ पर इसके एंटेना फोटोसिस्टम के एंटेना कॉम्प्लेक्स पर पड़ जाए तो अब आप पहले आते हैं फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। तो जब भी फोटोसिस्टम 2 के एंटेना कॉम्प्लेक्स पर ये लाइट एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, तो जब इसके ऊपर आ जाए तो क्या होता है, यहाँ पर आपको क्लोरोपाइल बी एंड कैरोटीनॉइड नजर आ रहा है। ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब ये है कि जी ये 7 कलर जो है इसमें मुख्तलिफ 7 रेडिएशन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस इसमें 7 कलर्स है। तो 7 कलर्स का मतलब इसमें 7 किस्म के रेडिएशंस है। अच्छा, तो क्लोरोपाइल बी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिसका वेवलेंथ, जिसका इंटेंसिटी कम हो, यानी इस जो लाइट का स्पीड है वो कम हो। तो उस रेडिएशन को कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कौन सा चीज एब्जॉर्ब करेगा, वो है क्लोरोपाइल बी। और यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड्स है ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें जो है ये कौन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कौन से रेडिएशन को, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका स्पीड ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा स्पीड वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कम लाइट स्पीड वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, यहाँ पर कैरोटीनॉइड का इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ पर रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स पर क्या, अगर यहाँ पर कैरोटीनॉइड ना होता तो क्या होता कि यहाँ पर जो क्लोरोपाइल बी है, पहले तो ये क्लोरोपाइल बी जो है तेज इंटेंसिटी वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर एब्जॉर्ब भी कर दे तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है ख़राब कर देता, तो रिएक्शन नहीं होता या कोई मसला आ जाता। तो कैरोटीनॉइड जो है एक अहम पिगमेंट है हाई या तेज स्पीड वाले लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा, तो जब यहाँ पर लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ जाए तो क्या होता है कि ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है हाई इंटेंसिटी वाले लाइट को, और ये जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोपाइल बी लो इंटेंसिटी वाले लाइट को। अच्छा, जब ये दोनों ही जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दे तो क्या होता है, इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में इस रेडिएशन को जो है कम कर देता है, मींस इसके जो स्पीड है वो रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस देयर स्पीड। ये दोनों ही क्या कर देता है, रिड्यूस देयर स्पीड। इनका जो स्पीड है वो
रिड्यूस कर देता है। अच्छा, जब ये इसका स्पीड जो है रिड्यूस कर देता है इस लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी में जो है जाहिर करता हूँ कुछ इस तरह। अच्छा, ये हो गया आपका लाइट एनर्जी। इसका जो स्पीड है वो रिड्यूस कर देता है क्लोरोपाइल बी एंड कैरोटीनॉइड। जब इसका स्पीड जो है रिड्यूस हो जाए तो क्या होता है, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ, क्लोरोपाइल यानी रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर को जब ये शिफ्ट हो जाती है ये रिड्यूस लाइट एनर्जी, तो क्या होता है, क्लोरोपाइल ए के मैग्नीशियम, क्लोरोपाइल ए से 2 इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन की वजह से जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर को पहुंच गया, तो इसी एनर्जी की वजह से जो है क्लोरोपाइल ए के मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोपाइल ए के मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर आप देख ले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, इलेक्ट्रॉन कैरियर से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिर किसको दे देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, यहाँ पर मैं सारा रिएक्शन तो इस रिएक्शन सेंटर में नहीं कर सकता, इसको मैं ऊपर ले जाके आप लोगों को कंसेप्चुअली बताने जा रहा हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट, ऊपर शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चले जाते हैं, अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर चले जाते हैं, किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका असल नाम है पी क्यों, सही, और ये जो है इसका एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन है किसका, प्लास्टोक्वाइनॉन का, प्लास्टोक्वाइनॉन का ये एब्रिविएशन है। और ये जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्लोरोपाइल ए के मैग्नीशियम एटम से, तो जी क्या होता है, इससे ये दिए जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये अपने साथ जो है ये नहीं रखता 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है अपने आप से ये निकलवा देता है, ये निकलवा देते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने आप से निकलवा देते हैं, किसको दिए जाते हैं, किसको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है 3 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसलिए कहते हैं कि जी ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दिए जाते हैं तो ये एक दूसरे को पास करता है, कैरी करता है, अपने साथ नहीं रखता, तो इसको इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर्स कहते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कि जो पहले ये ही एक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन हो पहले एक्सेप्ट करता है। अच्छा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम बी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पैर ये साइटोक्रोम बी से कहाँ चले जाते हैं, साइटोक्रोम बी से चले जाते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं साइटोक्रोम एफ को। अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ तक चले जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी खारिज हो जाती है इसके इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने होने की वजह से, यानी जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ को चले जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
तो इस वजह से कुछ एनर्जी खारिज हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से जो है एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। अच्छा, ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स है जो कि हम इसको एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अच्छा, ये एडीपी का मतलब है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, सही, यानी इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है ये क्या है, दो फॉस्फेट है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। अब इस एनर्जी की वजह से एक और फॉस्फेट इस डाई के साथ मिल गया तो ये बन गया ट्राइफॉस्फेट। तो क्या बन गया, एटीपी। तो एटीपी को हम कहते हैं जी कि ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है और ये तवानाई वाला मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी है। अच्छा, जब दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से चले जाते हैं, साइटोक्रोम F से जब दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसको हम कहते हैं Pc, और इसका असल नाम जो है Pc है। ये एब्रीवेशन है किसका, प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन को दिए जाते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन भी ये प्लास्टोसियानिन अपने आप से खारिज कर देते हैं। कहाँ चले जाते हैं, फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को आ जाते हैं। अच्छा, जब फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर यहां पर सेम टाइम पे इसके फोटोसिस्टम 1 के एंटीना कॉम्प्लेक्स पर भी जो है रेडिएशन पड़ी होगी। तो ये भी इसको कहां पर भिजवाया होगा, रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इसके क्लोरोफाइल ए के मैग्नीशियम एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं क्लोरोफाइल ए के, यानी फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफाइल ए के मैग्नीशियम एटम से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, सही, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर जो है कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये फिर जो है दिए जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसको जी हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं व्हाट्स, इसको हम कहते हैं FRS, और ये एब्रीवेशन है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अच्छा, इसको पेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। ये एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अच्छा, किसको, पेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को दिए गए तो ये भी अपने आप से खारिज कर देता है, अपने आप के साथ नहीं रखता। ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, ठीक। और ये यहां आ जाते हैं, सही। अब आते हैं यहां पर, ये किस्सा यहां छोड़ देते हैं हम। अब आते हैं यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं कि किस तरह NADPH2 बनता है। तो पहले यहां पर आते हैं, अच्छा, अच्छा, ये मैं फिर इसको ताज़ा करके यहाँ पे इसका ये एंटीना कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब एंटीना कॉम्प्लेक्स पर रेडिएशन पड़ जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा,
तो वाटर मॉलिक्यूल इस रेडिएशन के पड़ने की वजह से, कि जब एंटीना कॉम्प्लेक्स पर ये रेडिएशन पड़ जाए, लाइट एनर्जी पड़ जाए, तो इसकी वजह से जो है ये H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। और इसके टूट जाने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी लाइट एनर्जी की वजह से कुछ ब्रेकन डाउन हो गए तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अच्छा, तो जब इसका फोटोलाइसिस हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है H2, तो ये H2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है टू हाइड्रोजन आयंस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक, ये भी इससे जुदा हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, तो ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखें H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं आपको ये साफ बताऊं कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ दो H2O मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अच्छा, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर भी ब्रेकडाउन है, इसलिए जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे टू हाइड्रोजन आयंस में, टू H आयंस में, और प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स में, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नीचे आ जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक, देखें यहाँ पर देखने की बात है, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दो हाइड्रोजन आयंस चले जाते हैं यहां से यहां, ये दो हाइड्रोजन 2H आयंस आ जाते हैं कहां, यहां। और ये जो H2 जो है, या ये जो है, इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, ये यहाँ पर भी ब्रेक हो सकते हैं, पोटेशियम 1 के रिएक्शन सेंटर से भी ये ब्रेक होते हैं, उसको इतना लॉन्ग नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ पर भी फोटोलाइसिस होता है, H2O, तो हाइड्रोजन आयंस, 2H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन आयंस को जो कन्वर्ट हो गया है, ये आ जाते हैं यहां पर, और ये दो हाइड्रोजन आयन जो है इसके साथ मिल जाता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स, और इस जब ये दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल जाते हैं तो इससे बन जाता है, इससे बन जाता है क्या, H2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह आ गया, किस तरह बन गया, देखिए यहाँ पे अगर आप देख ले तो हाइड्रोजन एक ही का, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम का अगर बात करें, तो हाइड्रोजन के आउटर साइड में जितने भी है वो अगर आप देख लिए एटॉमिक नंबर की इसके, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो जब दो हाइड्रोजन एटम है तो इसका टोटल तादाद कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब इस ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस बन गया, तो हाइड्रोजन आयंस बन गए, और यहाँ पर जो दोबारा इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो फिर क्या वही पूरा हो गया, शेल भर गए इसके एटम्स के, तो ये बन गया क्या, H2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जब पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, अपने आप से खारिज कर देते हैं, तो इस वजह से कुछ एनर्जी खारिज हो जाती है, कुछ एनर्जी खारिज हो जाती है, और इसके वजह से एक NADP कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ ये 2
यानी एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है और ये बन जाता है Na, या ये बन जाता है NADPH2H। ये दो हाइड्रोजन आयंस यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसके साथ मिल गया, तो ये बन गया क्या, ये बन गया, ये बन गया जी क्या, NADPH2 नाइकोटिनामिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन प्लस। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट जो है फिर यूज होते हैं कहाँ पे, ये प्रोडक्ट जो है यूज होते हैं, ये प्रोडक्ट एक ATP बन गया, एक NADPH2, ये यूज होते हैं ATP NADPH2 यूज एंड डार्क रिएक्शन, या डार्क रिएक्शन में पहले इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये तो किस्सा खत्म हो गया। अब आते हैं एक और बात पर। यहाँ पर अगर आप देख ली, इस क्लोरोपाइल एक के मैग्नीशियम सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका जो मैग्नीशियम एटम है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीशियम सेंटर एटम है 2 इलेक्ट्रॉन इससे तो लॉस हो गए हैं, तो इससे इसको कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मेन बात यह है, देखें यहां पर प्रोटोलाइसिस हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां से शिफ्ट हो जाते हैं, इसके मैग्नीशियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैग्नीशियम एटम को दिए जाते हैं, और इसका जो एटॉमिक अनकॉम्पेबिलिटी है, या जो इसका वो है वो बढ़ जाता है, यानी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो यहाँ पे इसकी वजह से, इस प्रोटोलाइसिस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इससे खारिज हो गए हैं, तो ये बढ़ जाता है इस वजह से, यानी इस तरीके से ये क्लोरोपाइल के मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देते हैं, ये मसला नहीं आ जाता। अच्छा, और ATP NADPH2 मॉलिक्यूल पेरियोडिक डार्क रिएक्शन में, और फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज बनते हैं, और ग्लूकोज जो है फिर रिस्पायरेशन के दौरान क्या बनते हैं, इससे 36 ATP मॉलिक्यूल्स, उसको हम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात को मेंशन करता हूं, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जी ये प्लांट्स जो है, ये पौधे जो है, ये इसका शजरकारी करना चाहिए, ये हमारे माहौल को साफ करता है, कार्बन ऑक्सीजन के अमाउंट को तेज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट को कम करता है। तो कम करने का तो वो भी मैंने पहले बताया है डार्क रिएक्शन में कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं, और ऑक्सीजन किस तरह वो बना के, वो अभी बताते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन बनाते हैं, और फिर उस ऑक्सीजन को हम रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इन प्लांट्स ने ऑक्सीजन को नहीं बनाता था, तो क्या होता कि हमारा जो जिस्म है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जो ज़िंदगी है, वो इस तरह नहीं गुजर जाता और हम मर जाते। लेकिन क्या हो जाता कि ऑक्सीजन के, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन के बगैर हमारा जो जीना है वो इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो क्या होता है यहाँ पर अगर आप देख ले, इससे हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए 2H आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख ले, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर देख ले, यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन जुदा हो गया है, इस वाटर मॉलिक्यूल से भी एक ऑक्सीजन जुदा हो गया है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, आपस में रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है,
इस मालिक्यूल को हम कहते हैं O2 मालिक्यूल, ये दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये और ये ऑक्सीजन ये, तो बन गया O2, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन मालिक्यूल। तो जी ऑक्सीजन मालिक्यूल जो है इस तरह बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये बन गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यही जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि अपने लिए खुराक नहीं तैयार करते, यानी मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन। तो ये था सारा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। इसका मैंने फायदा भी बताया कि क्यों हम प्लांट के लिए ये क्यों कहते हैं लाइट रिएक्शन में जो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक का मतलब क्या है इसके दो स्टेप में, और इसके जो प्रोडक्ट्स है कितने बनते हैं नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में, और यही प्रोडक्ट पे कहाँ यूज होते हैं, तो मैंने सारा कुछ बताया। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को आप लोगों को बर वक्त मिल जाए। और अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें। तो आने वाली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।